क्या आपने कभी सोचा है कि 10,000 मीलवर्म कीड़े मिल करके किसी सेब को पूरी तरह से खाने में कितना समय लगाएंगे? ये अंतरिक्ष में सैंडविच बनाई कैसे जाती है, या शायद ये कि कोई रेलवे टैंकर ऐसी हरकत क्यों करता है? अगर आप भी किसी जिज्ञासु बिल्ली की तरह ऐसे सभी सवालों का जवाब चाहते हैं तो आराम से बैठकर हमारा ये मज़ेदार वीडियो देखिए, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ बेहद नायाब और हैरत अंगेज चीज़ें जिन्हें आप जिंदगी में पहली बार देखेंगे शायद। किसी बच्चे के मुंह से निकलने वाली पहली आवाज़ें जानवरों की आवाज़ जैसी होती है, जैसे गाय कहती है मौ, कुत्ता कहता है वॉफ और बिल्ली करती है म्याऊ। ज़्यादातर बिल्लियां This is Jack. काली सफ़ेद बिल्ली सुनने में बिल्कुल बिल्लियों की मॉर्गन फ्रीमन जैसी लगती है। बिल्ली के मालिक की मानी तो उसकी आवाज़ लैरिंजियल पैरालिसिस कही जाने वाली एक गंभीर बीमारी के कारण इतनी भारी हो गई है। ये एक बेहद दुर्लभ बीमारी है जिसमें गले में मौजूद लैरिंग्स के कार्टिलेज सांस लेते वक्त ठीक से खुलते और बंद नहीं होते। वे आगे बताते हैं कि जैक अपनी पहली सर्जरी के बाद ही इस तरह की अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लग गया था, जिसके बाद उन्होंने इसे रिकॉर्ड करके दुनिया के साथ शेयर करने का ठान लिया। Say hi. Good boy. मुझे तो लग रहा है कि बिल्ली हाय नहीं बल्कि गुस्सा होकर उसके सामने से दफा हो जाने के लिए कह रही है, लेकिन कुछ लोगों को हमारी इस बात पर यकीन ही नहीं होता। जूलॉजिस्ट की माने तो किसी इंसान की आवाज़ जैसी लगने वाली ये म्याऊ लैरिंजियल पैरालिसिस के आम सिम्टम्स में से नहीं है, बल्कि इसके उलट इस बीमारी से जूझने वाली बिल्लियों की आवाज़ भारी होने की जगह और भी पतली और कमज़ोर हो जाती है। पर हो सकता है कि जैक की बदलती हुई आवाज़ अपने आप में बिल्कुल कोई अनोखा केस हो। इस सुंदर बिल्ली की मर्दाना आवाज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैक सचमुच आपसे कुछ कहना चाहता हो? हमने उसकी आवाज़ को ट्रांसलेटर में डालकर जब चलाया तो पता चला कि वो कुछ कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि आपको नीचे नज़र आ रहे लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को ज़रूर दबाना है और फिर वो घंटी भी बजानी है। अगर आप इस बिल्ले का मूड नहीं ख़राब करना चाहते तो आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? पीनट बटर और जेली की एक बढ़िया सी सैंडविच भला किसे नहीं पसंद होगी। ये एक बड़ा ही स्वादिष्ट नाश्ता है जिसे कभी भी कहीं भी बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन सोचिए, अगर आप अंतरिक्ष में तैर रहे हों तो इसे कैसे बनाएंगे? जीरो ग्रेविटी वाले माहौल में कोई भी चीज़ पकाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि खाद्य पदार्थों के टुकड़े उड़कर मशीनों को ख़राब या जाम कर सकते हैं, और कांटे छुरी वगैरह की तो बात ही ना की जाए तो बेहतर है। लेकिन नासा की एक्सपीडिशन 50 के कमांडर शेन किम्बोरो ने हमें बाकायदा डेमो देकर समझाया कि एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में डब्बा बंद पाउडर वाले खाने के अलावा और भी बहुत कुछ खाते हैं। So the first thing we need for our sandwich is a piece of bread. Well, up here we don't have bread like you do on Earth, but we have tortillas. So we use tortillas a lot for sandwiches. So that's what I'm going to use for my peanut butter and jelly. I'm going to stick that down to some tape here so it doesn't go floating away while I'm getting everything else ready. ये काम भले ही थोड़ा सा झंझटी हो, पर शेन वेलक्रो टेप की पट्टियों की मदद से इस्तेमाल ना हो रही हर चीज को चिपका देते हैं ताकि वे इधर उधर तैरने ना लगे। हाँ, वो ब्रेड की जगह चपाती इस्तेमाल करके थोड़ी चीटिंग तो करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में बुरबुरे टुकड़े पैदा करने वाली कोई भी चीज मना होती है। पर सच कहूँ तो हवा में तैरते ब्रेड के 2 टुकड़ों के पीछे इधर उधर भागना फायदे से कहीं ज्यादा झंझट का सौदा है भाई। Spread the peanut butter on my sandwich with the tortilla. And then I get my jelly ready. See, a lot of things you got to think about and manage while you're eating up here. And you just spread the jelly on the sandwich. So there's my peanut butter and jelly tortilla or sandwich. From up here, I'll just kind of close it up and enjoy. अगली बार जब आपके द्वारा मेज पर रखी गई कोई चीज हवा में इधर उधर तैरती हुई ना नजर आ रही हो ना, तो अंतरिक्ष को ध्यान में रखते हुए एक बार इस बात का शुक्रिया अदा जरूर कीजिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये चीज आखिर है क्या? शायद राई से बनी हुई ताजी ब्रेड, या उसका कोई बढ़िया सा लोफ? हाँ जी नहीं, ब्रेड जैसी दिखने वाली ये चीज असल में किसी शख्स के कटे हुए बाल हैं। आप सोच रहे हैं कि बीच से काटे जाने से पहले ये बाल कैसे दिखते होंगे, तो उनका पुराना सुंदर रूप आपके सामने पेश है।
पर किसी इंसान के बाल आपस में इतनी बुरी तरह से आखिर कैसे चिपक सकते हैं? हालांकि हमें नहीं पता कि ये बाल किस औरत के हैं या उसके साथ क्या हुआ था, पर ये प्लाइका प्लोनिका या पोलिश प्लेट कही जाने वाली एक दुर्लभ बीमारी है जिसके चलते मरीज के बाल आपस में बुरी तरह से चिपक जाते हैं। ये बीमारी तब होती है जब क्यूटिकल कही जाने वाली हमारी बालों की बाहरी प्रोटेक्टिव परत डैमेज हो जाती है, जिससे अंदर का चिपचिपा कॉर्टेक्स खुल जाता है और इस समस्या से जूझ रहे दूसरे बालों से आपस में चिपक जाता है। समय बीतने के साथ बाल जटा जैसे एक बड़े गुच्छे में तब्दील हो जाते हैं, जिसे खोलना नामुमकिन है। पुराने जमाने में यूरोप की गरीब जनता में ये बीमारी बेहद आम हुआ करती थी, क्योंकि उस जमाने में गरीब लोग अपने बालों का जरा भी ध्यान नहीं रखते थे। शुक्र है ये बीमारी अब जल्दी देखने को नहीं मिलती, पर इससे सबक जरूर लेना चाहिए कि बालों की अच्छी सेहत के लिए उनका बढ़िया रख रखाव बहुत ज़रूरी है। क्या आपने भी शेयर करने लायक कोई वीडियो इंटरनेट पर देखा है? अगर हाँ तो वो क्लिप्स हमें clips@bms.com पर ज़रूर भेजें। अगर हम उस क्लिप को अपने किसी वीडियो में दिखाते हैं तो वीडियो में हम ना सिर्फ आपका नाम पुकारेंगे बल्कि पसंद आने पर उस क्लिप को आपसे खरीद भी सकते हैं। तो आइए अब अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। आपके घर में आज तक सबसे ज़्यादा कितनी ठंड पड़ी है? अगर आपको घर में सर्दी की निशानियां नज़र आने लगी हैं तो हीटर चालू कर लेना चाहिए, जैसे जब खुद अपनी ही सांस भाप बनकर नज़र आने लगे। लेकिन अगर पंखे पर ये नज़ारा दिखाई दे तो हो सकता है कि हम माने कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, पर ऐसा तब हुआ था जब एक बार फरवरी 2021 में आने वाली एक ठंडे बर्फीले तूफान के दौरान पूरे के पूरे टेक्सास राज्य की बिजली गुम हो गई थी। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि तापमान अचानक से इतने नीचे चला गया, जिसके कारण बिजली की डिमांड एकाएक कई गुना बढ़ गई। इस बढ़े हुए लोड के कारण ग्रिड कई बार फेल हुई और नतीजतन करीब 40 लाख टेक्सास वासियों को बिना बिजली के रहना पड़ा। टेक्सास में इतनी ज्यादा सर्दी कई दशकों से नहीं पड़ी थी और ऑस्टिन में रहने वाले क्लिफ्टन हाईफील्ड के सीलिंग फैन से लटकते हुए बर्फ के लंबे लंबे टुकड़ों का ये हक्का बक्का कर देने वाला वीडियो साबित करता है कि मामला बहुत ही गंभीर है। हालांकि ये साफ नहीं है कि क्या ये पंखा कहीं आउटडोर में लगा हुआ था या शायद घर का कोई पाइप फट गया हो जिसके कारण बहने वाला पानी जम गया हो। खैर जो भी हो, मुझे तो ये नज़ारा देखकर ही ठंड से कभी लग रही है भाई। क्या रेंगने वाले कीड़े देखकर आपकी रूह कांप जाती है? अगर ऐसा है तो आपको तुरंत ही इस वक्त अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेना चाहिए। कुल बुलाती हुई सी ये चीज़ असल में 10,000 से भी ज़्यादा मीलवर्म हैं जो कि गोभी का एक पत्ता खा रहे हैं। इस बेमिसाल टाइम लैप्स वीडियो को ग्रीन टाइम लैप्स ने अपने YouTube पर डाला था। इसे देखकर भले ही लगता है कि कीड़ों ने गोभी को पल भर में खा लिया हो, पर असल में उन्हें इस काम में पूरे 18 घंटे लगे थे। पर इन भुक्कड़ों की दावत इतने पर नहीं रुकती। आपको क्या लगता है इस ग्रीन एप्पल को पूरी तरह से खत्म करने में इन्हें कितना समय लगेगा? 10 घंटे बीतने के बाद भी सेब जैसे का तैसा ही है। आइए वीडियो को थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 30 घंटे बीत जाने के बाद कीड़ों ने सेब को लगभग पूरी तरह से ढक लिया है, पर उसे पूरी तरह से चट करके ख़त्म करने में उन्हें टोटल 46 घंटों का लंबा समय लगता है। मीलवर्म असल में वर्म नहीं बल्कि मीलवर्म बीटल का लार्वा होते हैं, जिनके मुंह में असली दांत नहीं बल्कि मैंडिबल कहे जाने वाले मजबूत जबड़े होते हैं, जिसकी मदद से वे खाने को काटते, चबाते और पचाते हैं। अच्छी सी खुराक लेने का शौकीन मीलवर्म से ज़्यादा और कोई नहीं हो सकता भाई। एक्शन मूवीज़ में आपने एक्सप्लोजन तो बहुत देखे होंगे, पर एक्सप्लोजन का एक जुड़वा भाई भी है जिससे आप शायद अब तक ना मिले हों। मिलिए इम्प्लोजन से। शायद आपको लगता हो कि इस रेलवे टैंकर को कोक के किसी डब्बे की तरह पचकने के लिए किसी अदृश्य दैत्य की भयंकर ताकत लगेगी, पर असल में यह उससे कहीं ज़्यादा आसान है। सच तो यह है कि इसके लिए दबाव का खेल जिम्मेदार है। आमतौर पर टैंकर के अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होता है, लेकिन अगर टैंक के अंदर से हवा बाहर निकाली जाए तो ये बैलेंस खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में टैंकर पर बाहर से पड़ने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल करने के लिए अंदर कोई प्रेशर नहीं होता, जिससे टैंक के पिचकने का खतरा बना रहता है। टैंकर पिचकेगा या नहीं ये उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए इससे कहीं ज़्यादा मोटे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे सबमरीन वगैरह में यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसकी सतह पर 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच
एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो कि बहुत ज़्यादा है। आइए वीडियो को फिर से एक दूसरे एंगल से देखते हैं। लेकिन टैंक के अंदर की सारी हवा आखिर बाहर कैसे निकलती है? ये टैंक इसलिए पिचका क्योंकि इसके वैक्यूम सेफ्टी वॉल्व्स को डिसेबल किया गया था। ये डिवाइस हवा और फ्लूइड की मदद से टैंक में एक स्टेबल प्रेशर बनाए रखता है, पर इसके डिसेबल होते ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पलक झपकते ही टैंक को चकनाचूर कर देता है। किसे पता था कि हमारे चारों तरफ हवा मौजूद है और वो असल में इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है। भीषण गर्मी वाले दिन ठंडे ठंडे पानी में नहाने जैसा आनंद भला और किसी चीज में कहाँ है। लेकिन ये मेडागास्कन हेजहॉग टेनरिक तो एक अलग ही तरह का बात एंजॉय कर रहा है भाई। देखकर लगता है कि ये नन्हे जनाब तसले में रखी बालू में यूं ही लौटकर मजे ले रहे हैं, पर उसके इस अजीब बर्ताव के पीछे एक अच्छा खासा कारण है। धूल में नहाने की इस प्रक्रिया को सेंट एनाइंटिंग कहते हैं, जिससे प्राणी अपने आप को मुंह में पानी लाने वाले किसी मिक्सर में लपेट लेते हैं। इस तरह से वो चीज प्राणी की गंध को थोड़ा कम कर देती है, जिसके चलते वे अपने आप को शिकारियों से बचाने में कामयाब होते हैं। ये कुदरती प्रक्रिया जानवरों को कुछ दूसरे फायदे भी पहुंचाती है, जैसे चमड़ी का फायदा पहुंचाना या उनके बालों में रहने वाली जूं वगैरह जैसे कीड़ों को मार भगाना। वैसे तो ये एकदम साफ है कि ये नन्हा चूहा जमकर मजे ले रहा है। क्या आप में से किसी ने पहले कभी किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचने पर आपको बेहतरीन नज़ारों और ज़बरदस्त ऊंचाई के साथ साथ एक और चीज़ देखने को मिल सकती है, और वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। Посмотрите на их волосы. Посмотрите, все электризовано. कजाकिस्तान की अख्ताऊ पहाड़ियों की चोटी पर पहुंचने के बाद इन बंदों ने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, लेकिन किसी पागल वैज्ञानिक की तरह खड़े हुए बाल ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का इकलौता इफेक्ट नहीं होते भाई। Слушайте, какой. क्या आप भी वो अजीब सी आवाज़ सुन सकते हैं? जी हाँ, ये उस इलेक्ट्रिसिटी की ही आवाज़ है। ये देखने के बाद भले ही आप खुद को एक्समैन समझने लगे, लेकिन पहाड़ों पर इस तरह की मस्ती कभी कभार खतरनाक साबित हो सकती है। जब वायुमंडल में इलेक्ट्रिक चार्ज इस कदर बढ़ जाता है तो ये आमतौर पर बिजली गिरने से पहले की आखिरी वार्निंग होती है, पर कभी कभी ये किसी स्टैटिक तूफान की निशानी भी हो सकती है, जो बिजली गिरने जितना खतरनाक नहीं होता। स्टैटिक तूफान में बिजली तो नहीं गिरती, लेकिन वायुमंडल में अधिक चार्ज होने के कारण चिटचिटाने की आवाज़ सुनाई दी जा सकती है और लोगों के बाल अपने आप एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। स्टैटिक स्टॉर्म आमतौर पर जानलेवा नहीं होते, बस उसके बाद कोई सचमुच का थंडर स्टॉर्म ना आ जाए। ऐसी स्थिति में आपको आसपास की किसी भी चीज़ से जितनी दूर हो सके उतना दूर चले जाना चाहिए, यानी मेटल की किसी भी चीज़ या खंभे से दूर हो जाएं। अपने साथियों के ज़्यादा पास ना खड़े हों और खुली जगह में खड़े किसी इकलौते पेड़ के पास ना जाएं। सच तो यह है कि किसी असली थंडरस्टॉर्म और स्टैटिक स्टॉर्म के बीच फ़र्क बता पाना लगभग नामुमकिन है, यानी ये लोग पहाड़ में जाकर अच्छा खासा रिस्क उठा रहे थे। ज़्यादातर पौधे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पर एक पौधा ऐसा है कि अगर आप उससे भिड़ेंगे तो वह आपका जीवन एकदम से नरक बना सकता है। मिलिए जंपिंग चोला से। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्लेंड्रोपुंचिया जीनस की ये कैक्टस प्रजाति आपको बहुत अच्छा खासा दर्द पहुंचा सकती है। कांटे की किसी गेंद जैसा दिखने वाला ये कैक्टस दक्षिणी यूएसए से लेकर मैक्सिको, साउथ अमेरिका और कैरेबियन सागर में स्थित कुछ टापुओं तक पाया जाता है। अपने संपर्क में आने वाली किसी भी चीज़ पर लपक कर चिपक जाने के कारण ही इस कैक्टस का नाम जंपिंग चोला रखा गया है। किसी सतह के संपर्क में आने पर इस कैक्टस के छोटे छोटे हिस्से बड़ी ही आसानी से अलग हो जाते हैं, और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाएं, ये उनके हाथ पैर में चिपक जाता है, मानो कैक्टस ने अचानक उन पर हमला कर दिया हो। इस कैक्टस के 1 इंच लंबे कांटे यदि आपकी स्किन में धंस जाते हैं तो क्लिप में दिख रही औरत की तरह इन्हें हटाने के लिए हाथ की जगह किसी औजार का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, वरना ये कांटे आपकी स्किन में और गहराई तक धंस सकते हैं या आपकी उंगलियों में भी चिपक सकते हैं। शुक्र है कि यूट्यूब पर क्लासी फ्लावर्स नाम से मशहूर ये विक्टिम अपने आप को चोला के लंबे नुकीले कांटों से सही सलामत बचाने में कामयाब रही। पर क्या मेरी तरह आपको भी लगता है कि रेगिस्तान में टहलने के लिए हवाई चप्पल पहनने का आइडिया कुछ ठीक नहीं है? दुनिया में पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? इसका जवाब तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन साल 2018 में कुछ चाइनीज स्टूडेंट्स ने अंडे के बाहर जिंदा मुर्गी पैदा करके दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया।
बिना अंडे की इस मुर्गी के पैदा होने के पीछे का साइंस असल में बड़ा ही सिंपल है। किसी अंडे को यदि सही वातावरण मिले तो वे अपने छिलके के बगैर भी मुर्गी पैदा कर सकते हैं, पर उस तरह का वातावरण प्रदान कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। चाइना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी प्रोफेसर ली जेंडोंग बताते हैं कि अंडे का छिलका उसे फंगस वगैरह से बचाने के लिए भ्रूण को अतिरिक्त कैल्शियम प्रदान करता है। अंडे से बाहर मुर्गी पैदा करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे वक्त से पहले पैदा होने वाले किसी बच्चे को बचाना। इसमें परफेक्ट कंडीशंस और बहुत ही ज़्यादा मेहनत एवं सतर्कता की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले अंडे को कैल्शियम और डिस्टिल्ड वाटर से भरे हुए एक प्लास्टिक पाउच में खाली कर दिया जाता है ताकि उसे बिल्कुल छिलके के अंदर जैसा माहौल प्रदान किया जा सके। इसके बाद पाउच को एक कप में रखकर सील कर दिया जाता है और इनक्यूबेटर में डालकर 21 दिनों तक बेहद कड़ी निगरानी तले रखा जाता है। सिर्फ 2 दिनों बाद ही चूजे का दिल बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद खून की नसें, आँख और मल विसर्जन में मदद करने वाले अंग बनना शुरू हो जाते हैं। चूजा अपना विकास जारी रखता है और 2 हफ्ते खत्म होते होते उसके पंख और पैर भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। अंत में करीब 20 दिन होने पर पूरी तरह से विकसित हो चुके चूजे को थोड़ी और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और वो अपनी सूंड से थैली को चीर देता है। और फाइनली चूजा कप में जाकर खड़ा हो जाता है और बड़ी सी दुनिया में कदम रखने के लिए एकदम तैयार होता है। शायद ये बेचारा सोच रहा होगा कि मैं आखिर यहाँ पहुंचा कैसे। हंसों का ये परिवार सड़क क्यों पार कर रहा है? ओह सॉरी, क्या आप किसी पंचलाइन का इंतजार कर रहे थे? यहाँ देखने लायक कुछ खास तो नहीं है, बस कानून का पालन करने वाले हंसों का ये परिवार ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया के मैरीबोरो शहर में सड़क पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल कर रहा है। सड़क पार करते वक्त ये बतखें अच्छी तरह से जानती हैं कि इन लंबी और चौड़ी सफ़ेद पट्टियों का क्या मतलब होता है। ये अलग बात है कि उन्हें सही सलामत उस पार तक पहुंचने के लिए थोड़े बहुत इनकरेजमेंट की जरूरत पड़ती है। स्थानीय लोगों की माने तो ये हंस माँ, पिता और 4 नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी फेवरेट झील तक जाते हुए आए दिन शहर की सड़कें पार करते हुए नजर आते हैं। हंसों का ये परिवार तो वाकई मेरे शहर में रहने वाले कुछ इंसानों से भी ज्यादा शरीफ लग रहा है भाई। क्या आपको एरेक्नोफोबिया या मकड़ियों का डर सताता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस मैदान में दौड़ लगाना आपको धरती पर ही नरक का एहसास करा सकता है। पहली नजर में भले ही ये सीन घास के मैदान पर फैली हुई किसी चमकीले पारदर्शी कपड़े की चादर जैसा लगता हो, पर पैपामोना न्यूजीलैंड में स्थित ये फुटबॉल फील्ड असल में मकड़ियों के जाल से ढका हुआ है। इस अलौकिक नज़ारे को तोरंगा में रहने वाली ट्रेसी मैरिस ने सन 2017 में नोटिस किया था, ठीक उसी वक्त जब न्यूजीलैंड में कुक साइक्लोन तबाही मचा रहा था। मकड़ियों के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जालों का ये ढेर तब बनाया जाता है जब मकड़ियां इलाके में आने वाली बाढ़ से बचने के लिए ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। बलूनिंग कही जाने वाली ये प्रक्रिया छोटी मकड़ियों को यहाँ से वहाँ ले जाने में बहुत मददगार साबित होती है। वे अपने पिछवाड़े से जाले की एक लाइन निकालती हैं और हवा में छलांग लगा देती हैं। जाला उन्हें किसी छोटे से पैराशूट की तरह उड़ा कर ले जाता है। भाई साहब, अगर हम इंसानों में भी ये खूबी होती ना तो यहाँ से वहाँ जाना कितना आसान हो जाता। एक ऐसा सवाल जो आपके मन में पहले शायद कभी ना आया हो, क्या मुर्गियाँ तैर सकती हैं? चलिए आज ये पता करते हैं। Really? That is too funny. एक सेकंड के लिए तो लगा कि पहले तो मुर्गा समझ ही नहीं पाया कि उसे पानी में क्यों रख दिया गया है। पानी में रखे जाने पर यह कुछ सेकंड तक तैरता रहा, उसके तुरंत बाद ही एक झटके से बाहर आ गया। बात यह है कि मुर्गियां बतखों की तरह तैरने के लिए नहीं बनी। उनके पास ना तो झिल्लीदार पंजे होते हैं और ना ही वे अपने पंखों को भीगने से बचाने के लिए खास तरह के तेलों का रिसाव करती हैं, और वे पानी में अपना संतुलन बनाए रखने में भी असफल रहती हैं। माना कि वे तैरने में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होती, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वे तुरंत ही किसी पत्थर की तरह डूब जाती हैं। उनके अंदर डूबने से पहले कुछ सेकंड तक तैरते रहने की कुदरती क्षमता होती है, जिसके बाद वे तुरंत ही पानी से बाहर आ जाती हैं। किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का फायदा तो मिलता ही रहता है। कुदरत में एक से बढ़कर एक चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं, पर मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपने मलाई जैसी गाढ़ी लहरें पहले कभी नहीं देखी होंगी।
आप सोच रहे होंगे इस क्लिप में दिख रहे केप कॉड मैसाचुसेट्स में 2015 में रिकॉर्ड किया गया ये समुद्र थोड़ा सा दूध जैसा क्यों दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह से जमा हुआ है। समुद्र का खारा पानी नमक की मौजूदगी के चलते 28.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही जम जाता है। वहीं मीठा पानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर बर्फ में तब्दील हो जाता है। जैसे जैसे समुद्र का पानी जमने लगता है उसमें फ्रेजिल कहे जाने वाले बर्फ के सुई जैसे नुकीले टुकड़े भी बनने लगते हैं। लेकिन पानी में मौजूद नमक न जमने के कारण पानी बर्फ से अलग हो जाता है। समुद्र के पानी में लगातार हलचल होने के कारण नमक के ये कण बार बार आपस में टकराने के कारण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और गाढ़ी मलाई की तरह पानी पर तैरते रहते हैं। नमक के ये कण पूरी तरह से जमकर आपस में तभी जुड़ेंगे जब उन्हें अच्छी खासी अवधि तक कम तापमान प्राप्त होगा। नमक की ये गाढ़ी मलाई तट से टकराते ही जम जाती है, जिसके कारण बीच बिल्कुल अलौकिक सी लगने लगती है। भले ये नमक देखने में अच्छा लगता हो पर उससे कोई कोल्ड ड्रिंक मत बना लीजिएगा। लेकिन अगर आपको सॉल्ट फ्लेवर कुछ ज़्यादा ही पसंद है तो फिर बात अलग है। अगर आप इस सीरीज को सचमुच पसंद करते हैं तो आपको एयरसॉफ्ट का वो महान खिलाड़ी ससॉफ्ट तो याद ही होगा ना। और अगर आप उसे नहीं जानते तो आप जान लीजिए। चलिए जल्दी से एक रिकैप करा देते हैं। एयरसॉफ्ट पेंटबॉल जैसा ही एक कॉम्पिटिटिव टीम शूटिंग स्पोर्ट है जिसमें प्लास्टिक के छर्रे का इस्तेमाल किया जाता है जो आपको हिट करने पर बहुत ही हल्की सी चोट पहुंचाते हैं। एयरसॉफ्ट की बंदूकें भले ही ससॉफ्ट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली ला कापा कस्टम पिस्टल की तरह ही एकदम असली बंदूकों की जैसी दिखती हो, पर वे 6 मिलीमीटर डाया वाले प्लास्टिक के छर्रों को 1 जूल की ताकत के साथ फायर करती हैं, जो दूसरे शूटिंग गेम्स की फायरिंग पावर के सामने बहुत ही कम है। गोली लगने पर आपको खुद ब खुद ईमानदारी दिखाते हुए गेम से बाहर हो जाना है। You're out. ससॉफ्ट एयरसॉफ्ट मियामी में पिछले 3 सालों से खेलते चले आ रहे हैं और अब वे इस खेल में इतने ज़्यादा माहिर हो चुके हैं कि उनके हुनर का अंदाज़ा लगाने के लिए खुद आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपने पहले कभी कॉल ऑफ ड्यूटी खेला है तो लग रहा होगा जैसे किसी ने उस गेम को असल जिंदगी में आपके सामने प्ले करके छोड़ दिया है। एयरसॉफ्ट के गेमिंग अरेना में सैन्य भिड़ंत से लेकर ऐतिहासिक घटनाओं जैसे कई अलग अलग तरह के सेटअप उपलब्ध होते हैं जो तरह तरह की स्ट्रेटजी के साथ मिलकर हर गेम को दूसरे से बिल्कुल अलग बनाते हैं। पर नुक्कड़ के बाद चाहे जो भी हो, ससॉफ्ट अपना कमाल का हुनर दिखाते हुए उसे मार ही गिराते हैं। यदि आपको लगता है कि दुनिया पर ज़ॉम्बीज़ का हमला बस होने वाला है या आप बस कॉल ऑफ ड्यूटी की पुरानी यादें ताज़ा करना चाहते हो, एयरसॉफ्ट स्पोर्ट आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। इनमें से कौन सी चीज़ देखकर आपको सबसे ज़्यादा हैरानी हुई? अगर आप और देखने के मूड में हैं तो हमारे चैनल पर आपको ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसा ऑसम कंटेंट है तो हमें clips@bms.com पर सेंड करना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।